नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर पी के चौधरी। आज हम जो द्वीप हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। द्वीप होते क्या हैं? द्वीप देखते हैं तो द्वीप स्थलखंड के ऐसे भाग जिनके चारों ओर जल का विस्तार पाया जाता है, उसे द्वीप कहते हैं। भारत में कुल 1300 से अधिक द्वीप हैं जो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और नदी व झील में बिखरे हैं। इनका निर्माण कैसे होता है? ज्वालामुखी द्वीप होते हैं, अवसाद के रूप में पाए जाते हैं। और नदी द्वीप जो कि मांजुली है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। परवाल जो कि लक्षद्वीप पर। उमजन जापान के द्वीप, निमज्जन अंडमान व निकोबार के द्वीप होते हैं। उमजन जापान के द्वीप होते हैं, निमज्जन अंडमान व निकोबार के द्वीप होते हैं। भारत के द्वीप समूह की विशेषताएं देखते हैं। क्या विशेषताएं? इनका निर्माण अरब सागर के द्वीप प्राचीन भूमंडल के अवशिष्ट भाग हैं जो प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित हैं। अब इनकी जलवायु वनस्पति देखते हैं तो जो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु व सदाबहार घने वन पाए जाते हैं। संख्या देखें तो अंडमान निकोबार, बंगाल की खाड़ी में टोटल 572 द्वीप हैं। अंडमान निकोबार और बंगाल की खाड़ी में 572 द्वीप हैं। और अरब सागर में देखें तो 36 द्वीप हैं। कुल 1300 से अधिक द्वीप हैं। इन द्वीपों पर सेपेन, जारावा, सेंटिनेल जैसी जनजातियां पाई जाती हैं। यह पर्यटन और जैव विविधता सघन वनों का केंद्र है। यदि भारत के द्वीपों का वर्गीकरण करते हैं तो तीन बंगाल की खाड़ी के द्वीप, अरब सागर के द्वीप और अन्य द्वीप देखते हैं। बंगाल की खाड़ी में अंडमान व निकोबार में स्थित होते हैं द्वीप न्यूमूर, पंबन द्वीप। अरब सागर में देखें तो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, न्यूमर और पंबन, ये तो बंगाल की खाड़ी के द्वीप हैं। अरब सागर के द्वीप देखें तो लक्षद्वीप, सालसेट, वेलिंगटन व एलिफेरा, ये अरब सागर के द्वीप हैं। और अन्य द्वीप देखें तो मांजुली जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और शिव समुद्रम, औरंगम व भावनी और गंगा सागर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में देखते हैं। सामान्य जानकारी देखते हैं और इनकी विशेषताएं देखेंगे। इसकी जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की स्थिति देखें तो बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह 572 तथा केंद्र शासित प्रदेश है। सर्वोच्च चोटी देखें तो सेंट्रल पीक जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यदि सर्वाधिक ऊंची चोटी है सेंट्रल पीक जिसकी ऊंचाई 772 मीटर ऊंची है। बेरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। बेरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। बेरन निर्माण देखते हैं तो ज्वालामुखी के दक्षिण भाग का निमज्जन और ज्वालामुखी उद्दोलन द्वारा प्रवाल भित्ति द्वारा। जलवायु देखें तो इनकी उष्णकटिबंधीय जलवायु जहाँ 200 से अधिक सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यहाँ पर सदाबहार घने वन पाए जाते हैं, जैव विविधता केंद्र है और मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। अंडमान व निकोबार द्वीप का विभाजन देखें तो अंडमान व निकोबार द्वीप में उत्तरी अंडमान, इन अंडमान और निकोबार का विभाजन है ये अंडमान व निकोबार द्वीप, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार। अंडमान तो देखिए उत्तरी, मध्य, दक्षिणी, लघु अंडमान है, और कार निकोबार है, ग्रेट निकोबार है। सेंट्रल पीक सर्वाधिक ऊंची चोटी जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। और ऊपर वाला उत्तरी अंडमान देखते हैं जो सेंट्रल चोटी है उत्तरी अंडमान में है, वहाँ पर यहीं पर ही लेड फाइल द्वीप है, इंटरव्यू द्वीप। और मध्य अंडमान, यहाँ इसके पास में ही मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान के मध्य ही रानी लक्ष्मीबाई मरीन पार्क स्थित है। और दक्षिणी अंडमान में ही पोर्ट ब्लेयर स्थित है, माउंट एरियर स्थित है। और ये देखें तो जो दक्षिणी अंडमान व लिटिल अंडमान को दक्कन पास के द्वारा अलग किया जाता है। इसमें लिटिल अंडमान को 10 डिग्री चैनल द्वारा, इसमें देखते हैं आगे को कार निकोबार द्वारा 10 डिग्री चैनल अलग किया जाता है। और कार निकोबार और नीन जो कोवरी द्वीप को किमोस की खाड़ी के द्वारा अलग किया जाता है। नॉन कोवरी द्वीप लिटिल निकोबार को सोमबिरो चैनल द्वारा अलग किया जाता है। और लिटिल निकोबार जो छोटा निकोबार और ग्रेट निकोबार को प्राइस
चैनल द्वारा अलग किया जाता है। और सबसे दक्षिणतम बिंदु देखें तो इंदिरा पॉइंट इसमें सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और ग्रेट निकोबार यह जियोमंडल स्थित है और कैम्बले की खाड़ी भी यहीं पर स्थित है। अंडमान व निकोबार का महत्व देखें। अंडमान निकोबार एवं जरावा जैसी जनजातियों के कारण यह सामाजिक व सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह द्वीप समूह 7 देशों जैसे बांग्लादेश, इंडोनेशिया, म्यांमार आदि से निकट है, अतः सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और इस द्वीप के समूह पर INS को ऐसा नेवस और पर्यावरण व परिस्थिति की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी और झांसी की रानी मरीन नेशनल पार्क यहीं पर स्थित है। अंडमान निकोबार में ही महात्मा गांधी व झांसी की रानी मरीन नेशनल पार्क स्थित है। भारत के अन्य आर्थिक क्षेत्र से 30% योगदान इसी का है और पर्यटन और प्रवास हेतु अत्यधिक प्रसिद्ध है। लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप की बात करते हैं तो सामान्य परिचय और इसकी विशेषताएं देखते हैं। यदि इसकी स्थिति देखें तो अरब सागर में केरल के मालाबार तट से लगभग 300 किलोमीटर दूर स्थित 36 द्वीपों का समूह है। यह प्रवाल निक्षेपों से निर्मित एक छोटी द्वीप समूह है और यहाँ पर एटोल प्रकार की प्रवाल भित्ति पाई जाती है। इसकी राजधानी देखें तो कवरत्ती इसकी राजधानी है। अन्य विशेषताएं देखते हैं। इनका निर्माण इन द्वीप समूह का निर्माण प्रवाल जीवा मूंगा के कंकालों के जमाव से हुआ है और इस द्वीप में 36 में से 11 मानव निवास करते हैं और जैसे मिनिकाय, कवरत्ती, द्रोत, मिनी द्वीप आदि हैं। पिटली द्वीप पर पक्षी अभयारण्य की स्थापना की गई है और लेकिन यह मानव विहीन द्वीप है। यह क्षेत्र 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है और यहाँ पर वर्षा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की तरह मानसूनी व सह्याद्री दोनों प्रकार की होती है। वर्षा की अधिकता के कारण यह सदा रहित वनों का विस्तार है। इस द्वीप समूह अक्षांशीय विस्तार के आधार पर 3 महत्वपूर्ण चैनल हैं। इसमें देखें तो 8 डिग्री चैनल देखें तो मिनिकोय को मालदीव से अलग किया जाता है। 9 डिग्री चैनल देखें तो कवारत्ती को मिनिकोय से अलग किया जाता है और 11 डिग्री चैनल देखें तो मिनी द्वीप कनार नोरे द्वीप की सीमा बनाता है। इसका महत्व देखें तो प्रवालजीवों की उपस्थिति के कारण जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मछली व अन्य समुद्री संसाधनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 9 डिग्री चैनल देखें तो कवरत्ती द्वीप मिनिकोय जो अरब सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मिनिकोय। मिनी नहीं बड़ा। अरब सागर का सबसे बड़ा द्वीप मिनिकोय है। 8 डिग्री चैनल देखें तो मिनिकोय मालदीव को अलग करता है। अन्य द्वीप देखते हैं कौन कौन सा द्वीप है। देखें तो इसमें जो देखें तो उगली नदी जो कि कोलकाता में बहती है वहाँ पर न्यूमोर द्वीप स्थित है। और ये अब्दुल कलाम द्वीप समूह अब्दुल कलाम द्वीप समूह कहाँ पर है? उड़ीसा में है। व्हीलर द्वीप इसे DRDO का मिसाइल लॉन्चर भी कहते हैं। अब्दुल कलाम द्वीप को DRDO का मिसाइल लॉन्चर भी कहा जाता है। यहीं पर उड़ीसा में अब्दुल कलाम द्वीप समूह है। और पुलिकट झील जो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसरो का रॉकेट लॉन्चर और DRDO का मिसाइल लॉन्चर तो अब्दुल कलाम उड़ीसा में स्थित है और पुलिकट झील श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में स्थित है और इसरो का रॉकेट लॉन्चर कहा जाता है। वेलिंगटन जो कि केरल में स्थित है। शिव समुद्रम कर्नाटक में स्थित है। मुंबई में कावेरी नदी पर देखें तो एक साल शेर व एलिफेंटा। गुजरात में देखें तो खादिया वेट व आलिया वेट। अब देखें श्रीहरिकोटा, ये देख सकते हो ये मिसाइल श्रीहरिकोटा में। यह आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित द्वीप है। आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित यह द्वीप है और उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। उपग्रह प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है और श्रीहरिकोटा पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। श्रीहरिकोटा है ना, पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की राज्य की सीमा पर स्थित है। हाल ही में कॉर्सेट 2 का प्रमोशन श्रीहरिकोटा से ही किया गया है। पवन द्वीप देखें, पवन या पंबन द्वीप कह सकते हैं। पंबन द्वीप है ये तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। पंबन द्वीप
पर ही रामेश्वर है और इस द्वीप का सबसे पूर्वी हिस्सा धनुषकोडी कहलाता है। और राम सेतु यहीं से प्रारंभ होता है जो श्रीलंका के तलाई मनार तक जाता है। अब देखते हैं अब्दुल कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप। यह उड़ीसा के सागर के तट पर स्थित है एक द्वीप है। इसका पुराना नाम व्हीलर द्वीप था। इसका पुराना नाम कौन सा है? व्हीलर द्वीप था। ब्राह्मण नदी के मुहाने पर यह स्थित है और इसका प्रयोग भारत अपने प्रेक्षापारक कार्यक्रम के प्रशिक्षण केंद्र के रूप में करता है। अब देखें न्यू मूर द्वीप, बंगाल की खाड़ी में भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित निर्जन द्वीप है। भारत और बांग्लादेश के मध्य जो विवादित द्वीप है जो जलमग्न हो चुका है। भारत और बांग्लादेश के मध्य जो विवादित द्वीप है जो अब जलमग्न हो चुका है, न्यू मूर द्वीप है ये। और इस द्वीप को भारत में न्यू मूर या पूर्वासा कहा जाता है, जबकि बांग्लादेश में इसे दक्षिणी तलपट्टी के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं गंगा सागर द्वीप। यह पश्चिमी बंगाल राज्य में हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। यह एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ केंद्र है और यहाँ प्रतिवर्ष 3 दिवसीय स्नातोत्सव एक बड़ा मेला आयोजित किया जाता है। अब देखें माजुली द्वीप क्या है। यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी के पर स्थित दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और यह अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही में माजुली को असम का 35वां जिला घोषित किया गया है। असम माजुली को ये रहा माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के बीच बनता है। अन्य द्वीप देखते हैं कौन कौन से। नर्मदा व ताप्ती नदियों के मुहाने पर अवस्थित द्वीप जो अलिया बेट तथा खादिया बेट हैं। और वेलिंगटन द्वीप कोच्चि शहर केरल का भाग है। सालसेट भारत के पश्चिम तट पर मुंबई के निकट स्थित एक द्वीप है और सालसेट को लेकर मराठों व पुर्तगालियों के बीच संघर्ष मार्च 1739 में हुआ था। सिख द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में राजधानी पोर्ट ब्लेयर से कुछ दूरी पर स्थित है। अब देखें शिव समुद्र द्वीप। कर्नाटक में कावेरी नदी की 2 शाखाओं के मध्य निर्मित यह द्वीप शिव समुद्र द्वीप है जो कर्नाटक में स्थित है। 1902 में भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना शिव समुद्र से ही स्थापित की गई थी और गगनचक्की और बराचक्की नामक 2 झरने शिव और विष्णु के जो विराट काय और भव्य मंदिर कावेरी नदी तीनों स्थान पर 2 शाखाओं में बंटकर फिर से एक हो जाती हैं और इन तीनों द्वीप बन गए हैं। ये द्वीप आदिर्गम शिव समुद्र और श्री राम ये तीनों द्वीप रही जो कि कर्नाटक में है। अब देखते हैं भारत का अपवाह तंत्र और उसका परिचय देखते हैं। हमारा द्वीप वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब देखें भारत का अपवाह तंत्र। भारत नदियों का देश है जहाँ पर 4000 से अधिक छोटी बड़ी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। भारत 2 प्रकार के नदी तंत्र हैं, एक हिमालय नदी तंत्र, एक प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। भारत की नदियाँ 75% जल बंगाल की खाड़ी में और शेष अरब सागर में गिराती हैं। 75% जल तो बंगाल की खाड़ी में गिराया जाता है और शेष अरब सागर में जाता है। भारत की प्रमुख नदियाँ देखें तो गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये भारत की प्रमुख नदियाँ हैं। भारत का अपवाह तंत्र अरावली, विंध्यन, सह्याद्री जैसे जल विभाजकों द्वारा एक दूसरे से अलग होता है। हिमालय की नदियाँ 12मासी हैं और जब प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ मौसमी होती हैं। हिमालय की नदियाँ तो 12मासी बहती हैं और प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ मौसमी होती हैं। भारत में नदियाँ कृषि, वन, जैव विविधता, उद्योग व सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों का प्रमुख आधार हैं। अब देखें भारत का अपवाह तंत्र देखते हैं तो उद्गम के आधार पर देखेंगे, मुहाने का आधार पर देखेंगे और जल भरण क्षेत्र के आधार पर देखेंगे। यदि उद्गम के आधार पर देखें तो हिमालय की जो नदियाँ हैं गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। प्रायद्वीपीय नदियाँ देखें और हिमालय की नदियाँ देखें तो गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। प्रायद्वीपीय नदियाँ देखें तो नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ देखें तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ देखें तो सिंधु, नर्मदा, ताप्ती और साबरमती। जल भरण के आधार पर वृद्ध, मध्यम और लघु 3 प्रकार की नदियाँ होती हैं। अब देखें हिमालय की नदी तंत्र देखें तो सामान्य परिचय देखते हैं। इसमें हिमालय की नदी होती है जो हिमालय से प्रभावित होती हैं। हिमालय नदी तंत्र 3 प्रमुख नदी तंत्र हैं जिसमें भारत का सबसे बड़ा
और महत्वपूर्ण तंत्र हैं जो हिमालय नदी तंत्र, इसमें सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र हिमालय नदी तंत्र में आते हैं। विस्तार देखें तो इसका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान है। इसका जो विस्तार अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान है। और हिमालय नदियों की उत्पत्ति हिमनद से होती है। हिमालय नदियों की उत्पत्ति किससे होती है? हिमनद से होती है, जिसका नहीं है बारहमासी है। हिमालय की उत्पत्ति के पूर्व तिब्बत के मानसरोवर झील के पास निकलने वाले सिंधु नदी है, जो कि सतलज व ब्रह्मपुत्र नदी 33 भू-सृष्टि में गिरती हैं। प्रायद्वीपीय पठार की नदियां जैसे चंबल, बेतवा, केन, सोन इत्यादि भी उत्तर प्रवाहित होती हैं और जो 33 भू-सृष्टि में गिरती हैं। 33 भू-सृष्टि के मलबे पर भारतीय प्लेट के दबाव वृद्ध हिमालय की उत्पत्ति हुई है और जिसका उत्थान धीरे धीरे हुआ है। यदि फलस्वरूप देखें तो सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र के मार्ग में उठने वाले वृद्ध हिमालय को काटकर अपनी दिशा पूर्ववर्त बनाए रखा, जिसके फलस्वरूप उन्हें पूर्ववर्ती नदी भी कहा जाता है। इन तीनों नदियों वृद्ध हिमालय को काटकर खड़े कगार वाले खड्डों का निर्माण किया जाता है और जिन्हें गारज कहा जाता है। जैसे सिंधु गारज जम्मू कश्मीर में सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है और सिपकला गारज जो कि हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी द्वारा बनाया गया है। और कोरवा गारज देखें जो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया है। वृद्ध हिमालय धीरे धीरे ऊपर उठते रहने के कारण वर्षा के जल के हिमालय पर नदियाँ घाटियों का विकास किया गया है। वृद्ध हिमालय की चोटियों के हिमरेखा से ऊपर उठने के पश्चात वृद्ध हिमालय पर बर्फ का आवरण हो गया है, जिनसे निकलने वाले हिमनद नदियों द्वारा बनाई गई चोटियों से होकर बहने लगे और इस प्रकार वृद्ध हिमालय में पहले नदी घाटियाँ बनी, फिर हिमनद बनी। और 33 भूसृष्टि इस पर भारतीय प्लेट के दबाव के मध्य लघु हिमालय धीरे धीरे उत्पत्ति हुई और जिसे वृद्ध हिमालय से लेकर विभिन्न नदियों जैसे यमुना, काली, गंडक, कोसी और तीस्ता नदियों के मध्य हिमालय को काटकर अपनी घाटी पूर्ववत बनाए रखा है। मध्य हिमालय की उत्पत्ति के पश्चात ब्रह्मपुत्र नदी का जल मध्य हिमालय के दक्षिण पूर्वोत्तर पाद के सहारे से पूर्व दिशा से पश्चिम में प्रवाहित होने लगा और जहाँ सिंधु नदी इसमें मिलकर अरब सागर में गिरता था और इसे इंडो ब्रह्मा जैसे शिवालिक नदी कहा जाता है। शिवालिक की उत्पत्ति के समय देखें तो अरावली, दिल्ली, कटक ऊपर उठा और जिसे इंडो ब्रह्मा नदी का मार्ग अवरुद्ध हो गया। दिल्ली, अरावली, कटक के पश्चिम इसकी घाटी सूख गई और आज सरस्वती व दंबर के नाम से अवशिष्ट घाटी के रूप में हरियाणा और राजस्थान में स्थित है। दिल्ली, कटक के रूप में ऊपर उठने से इंडो ब्रह्मा नदी छिन्न भिन्न हो गई और वर्तमान में नदी तंत्र बंट गया। इसकी जो हिमालय उपतंत्र की यदि विशेषताएं देखते हैं तो बारहमासी नदियां क्योंकि इनकी जलापूर्ति वर्षा व हिमनद से होती है। इसकी प्रमुख नदियां देखें, गंगा तंत्र देखें तो गंगा, यमुना, कोसी और सिंधु तंत्र देखें तो इसमें सिंधु, झेलम, सतलज। ब्रह्मपुत्र देखें तो ब्रह्मपुत्र, दिहांग और सुबनसिरी। तीव्र ढाल व गति व अधिक अवसादों के कारण विभिन्न स्थलीय आकृतियां का निर्माण होता है। पर्वतीय भागों में देखें तो गार्ज, इसमें वी आकार की घाटी और छिप्रिका बनती हैं। मैदानी भाग में देखें तो डेल्टा, जलोढ़ मैदान व गोरखपुर झील आदि का और नदी द्वीप का निर्माण होता है। हिमालय नदियां देखें तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि और उद्योग, समाज और संस्कृति, धार्मिक के लिए इसका महत्व है। हिमालय नदी तंत्र में देखें, सिंधु नदी तंत्र देखते हैं। इसमें जो सिंधु नदी में दाईं ओर से मिलती हैं वो नदियां कौन कौन सी हैं? श्योक, नुब्रा, गिलगित, स्वात, काबुल, कुरुम्ब और तोची और गोमल, ये दाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। बाईं ओर से देखें तो जासपर, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये बाईं ओर मिलती हैं। गंगा नदी में देखें तो दाईं ओर से तो यमुना, सोन, पुन मिलती हैं। बाईं ओर देखें तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, रामी, गंडक, कोसी, महानदी। बाईं ओर से रामगंगा, गोमती, घाघरा और रामी, गंडक, कोसी, महानदी और दाईं ओर से देखें तो यमुना, सोन, पुन और ब्रह्मपुत्र नदी देखें तो दाईं ओर से सुबनसिरी, कामेग, बरली, मानस, सकोच, रायडेक व धरला, तीस्ता और बाईं ओर से देखें दिवांग, लोहित, यूडी, दिवांग, दिखू, धनसिरी और कोलंग, कपिली। इसमें ब्रह्मपुत्र नदी बाईं ओर से तो दिवांग, लोहित, यूडी, दिवांग,
दिखू, धनसिरी, कोलंग, कपिली मिलती हैं और दाईं ओर से सुबनसिरी, कामेग, बरली, मानस, सकोच, रायडेग और धरला तिस्ता। अब बढ़ते हैं हम सिंधु नदी तंत्र। सिंधु व उसकी सहायक नदियों से निर्मित नदी तंत्र की कुल लंबाई, इसकी कुल लंबाई तो 2880 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई देखें तो 1114 किलोमीटर है। इसका उद्गम तिब्बत के निकट कैलाश पर्वत से बोखरचू के पास से होता है और तिब्बत में इसे शेर मुख व सिंगी खबान कहा जाता है। यह लद्दाख व जाकर पर्वत के मध्य बहती है और कश्मीर में गिलगित के निकट गार्ज का निर्माण होता है। प्रमुख नदियां देखें तो सिंधु, झेलम, रावी, चेनाब, व्यास। इसकी सिंधु, झेलम, रावी, चेनाब, व्यास, सतलज प्रमुख नदियां हैं। और मोहाना देखें तो कराची के निकट अरब सागर में यह मिलती हैं। अपवाद तंत्र देखें तो इसका अफगानिस्तान, उसके बाद पाकिस्तान, भारत में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में बहती है और चीन में इसका अपवाद क्षेत्र है। और इसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट जो बोहोरचू, ये हमने पढ़ लिया। इसका मुआना देखें तो मिठनकोट में पंचनद से मिलने के बाद अरब सागर में मिल जाती है। प्रमुख सहायक नदियां सयोक, गिलगित दाहिने किनारे में मिलने वाली नदियां हैं, जो जांस्कर बाएं किनारे पर मिलने वाली नदी होती हैं। जांस्कर नदी उद्गम हिमाचल प्रदेश व जम्मू कश्मीर की सीमा पर होता है और यह जांस्कर में गहरे गार्ज का निर्माण करती है। भारत में इंडिया नाम सिंधु नदी से मिला, भारत को जो इंडिया नाम है ना सिंधु नदी से ही मिला है। और अन्य तथ्य देखते हैं, यह हिमालय की सबसे पश्चिमी नदी है। इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर, भारत में 1114 किलोमीटर है। बाहो, तिब्बत, भारत, लद्दाख, पाकिस्तान में। भारत में प्रवेश दमचौक से, भारत से बाहर चिलास से। भारत में जास्कर और लद्दाख जैसी श्रेणी के मध्य प्रवाहित होती है। लद्दाख श्रेणी में गिलगित के पास बुज्जी गिरज बनाकर अक्षीय संघीय मोड़ द्वारा हिमालय से बाहर होती है। भारत पाकिस्तान के मध्य विश्व बैंक ने 1960 में सिंधु जल समझौता करवाया, जो विश्व का सबसे बड़ा उदार समझौता है। और मिठनकोट में पंचनद में इसका संगम होता है। अब झेलम नदी इसी प्राचीन काल में वितस्ता नदी भी कहा जाता था। यह सिंधु की एक सहायक नदी है और हिमालय क्षेत्र में बहती है। उद्गम कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल के गिरपद में स्थित वेरीनाग झरना या शेषनाग झरना से इसका उद्गम होता है। इसका मुहाना देखें तो जंग पाकिस्तान चेनाब नदी से संगम होता है। सहायक नदियाँ किशनगंगा, लिदार और किशनगंगा नदी पर ही किशनगंगा परियोजना शुरू की गई है। विशेष इसमें देखें तो कश्मीर में विश्वाकार में यह प्रवाहित होती है। वुल्लर झील जो कि गोखूर व तुलबुल परियोजना, वुल्लर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में बहती है और यहीं पर जो गोखूर झील व तुलबुल परियोजना है स्थित है। भारत पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करती है। इस शहर इसके झेलम नदी के शहर देखें तो इसके श्रीनगर शहर है। चेनाब नदी, इसको प्राचीन नाम अस्कनी नदी है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी हिमालय क्षेत्र में बहती है। उद्गम देखें तो बड़ा लाचा दर हिमाचल प्रदेश में निकलने वाली चंद्र व बागा नामक सरिता के संगम से होता है। चंद्र बागा का संगम तांडी हिमाचल प्रदेश में होता है। मुहाना देखें तो पंचनद सिंधु नदी के मिठनकोट में ये चेनाब नदी देख सकते हो, ये सिंधु नदी। और यहीं पर जो कि पंचनद में और बालपुर पाकिस्तान में सतलज और चेनाब नदी का संगम हो रहा है। सहायक नदियाँ झेलम, रावी, तभी इसकी सहायक नदी हैं। इसी परियोजना देखें, चेनाब नदी परियोजना देखें तो सलाल परियोजना, बगलीहार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, रतले परियोजना, पंकल डुल परियोजना, ये तीनों ये सभी 500 परियोजनाएं जो चेनाब नदी पर है। रावी, इसको प्राचीन नाम पुरुषनी नदी है। सिंधु की सहायक नदी हिमालय क्षेत्र में बहती है। उद्गम देखें तो इसका जो रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रा पश्चिम भाग में होता है और मुहाना सराय सिंधु के पास चेनाब नदी में विशेष दौलादर और पीर पंजाल के मध्य चंबा घाटी, लोहार शहर जो कि रावी नदी के तट पर है। पंजाब जम्मू कश्मीर की सीमा रंजीत सागर पेरियो स्थित है। व्यास, इसे प्राचीन नाम से विपाशा भी कहा जाता है। सिंधु सहायक नदी जो हिमालय क्षेत्र में बहती है।
यह सिंधु की सहायक नदी है जो हिमालय क्षेत्र में बहती है। उद्गम में रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से हिमाचल प्रदेश में इसका उद्गम होता है। मुहाना देखें तो सतलज नदी, हरिका बिराज इसका मुहाना है। सहायक नदियाँ पार्वती, तीर्थन और कुर्ला इसकी सहायक नदियाँ होती हैं। इसका महत्वपूर्ण प्रवाह इसका भारत में ही है। व्यास और सतलज नदी का संगम होता है। हरिके बिराज जो कि कपूरथला पंजाब में स्थित है। हरिके झील, हरिके बिराज, हरिके झिल्ली जो कि आर्द्रभूमि और रामसर साइट स्थित, आर्द्रभूमि रामसर साइट है। हरिके बिराज जो कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना पश्चिमी राजस्थान को पानी की पूर्ति कराता है। हरिके बिराज से ही इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पानी की पूर्ति करवाई जाती है। सतलज नदी देखें तो इसका सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी सतलज नदी है। और उद्गम देखें तो मानसरोवर के निकट राजस्थान से सतलज नदी का उद्गम होता है। तिब्बत में इसका नाम इसे कौन सा लोग चेन खलाव इसको तिब्बत में कहा जाता है। मुहाना देखें चनाव, सतलज, पंचवती नदी इसका मुहाना है। सहायक नदियाँ व्यास, बस्ता और स्पीति। सतलज नदी की सहायक नदियाँ व्यास, बस्ता, स्पीति हैं। विशेष देखें रोपड़ पंजाब में गार्ज का निर्माण करती हैं। और बाखड़ा नागल जो कि जाकरी परियोजना इसी पर स्थित है। कोल डैम परियोजना भी इसी पर स्थित है। शिवकला दर्रे से भारत में ये प्रवेश करती हैं। शहर देखें तो लुधियाना, फिरोजपुर इसके किनारे, सतलज नदी के किनारे लुधियाना, फिरोजपुर इसके किनारे शहर स्थित है। गंगा नदी तंत्र हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।